अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, भली करे आया जी आया नू वश अत के बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम। नया दिन है, नई सुबह है और कल का दिन भी बड़ा ख़ास गुजरा था क्योंकि कल थी 14 अगस्त और कल सब ने मिलकर खूब जश्न आज़ादी का दिन मनाया। धूमधाम से सब ने इस दिन को सेलिब्रेट किया, झंडे लगाए, झंडियों से अपनी गली मोहल्लों को सजाया, हर सू सब जिलाली परचमों की बहार थी। देखिए, अब हमारा एक फ़र्ज़ है और वो ये कि हम अपने परचम को इज़्ज़त दें, झंडे और झंडियों को निकाल कर रख दें और कहीं अगर हमें खुदा न खासा ज़मीन पे पड़ा नज़र आए तो उसको फ़ौरन से उठाएं और अपने बच्चों को ये तरबियत दें क्योंकि हमें इस झंडे को गिरने नहीं देना। वैसे भी शहर क़ायद में बारिशों का मौसम है, बारिश हो सकती है, कभी भी हो सकती है। मौसम पे भी बात करेंगे और जब हम बारिश की बात कर ही रहे हैं तो बलूचिस्तान का हम जिक्र ना करें ऐसा कैसे हो सकता है। मानसून बारिशों की तबाहकारियाँ वहाँ जारी हैं। 197 अफराद जाँ बाग हो चुके हैं जबकि 81 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। 19,000 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुँचा है। इसके अलावा आज के शो में है कि हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार, IMF से कर्ज मिलने की राह हो गई हमवार। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 24 या 25 अगस्त को बुलाने का है इम्कान। पाकिस्तान के लिए 1.2 अरब डॉलर्स कर्ज की मंजूरी दी जाएगी तो पाकिस्तान की माली मुश्किलात के दिन भी खत्म होने लगे। बरादर मुल्क सऊदी अरब बड़े इक़दाम करने जा रहा है। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए 3 अरब डॉलर्स के डिपॉजिट्स की तजदीद करेगा। पाकिस्तान को माहाना 10 करोड़ डॉलर तेल की इजाफी सहूलत भी फराहम होगी। खैर, पहले डूबती मईशत को संभाला और फिर इस्तेहकाम आया। अब रुपए के सामने डॉलर कमज़ोर पड़ने लगा है। मुसलसल डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी है। शो में इस पर भी बात करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू स्पोर्ट्स। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने नीदरलैंड्स में डेरा डाल लिया है। कौमी टीम नीदरलैंड्स के खिलाफ पहला वनडे कल खेलेगी। लेकिन शो का करेंगे आगाज़। सबसे पहले बात करेंगे बलूचिस्तान में होने वाली तबाहकारियों की। बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिशों के बायस हादसात हुए, मज़ीद 9 अफराद की जानें चली गईं। ऐसे में जाँ बाग अफराद की तादाद 197 हो चुकी है। सूबाई हुकूमत की जानिब से जाँ बाग अफराद के लवाहिकीन में इमदादी रकूम भी तकसीम की गई। तफसील देखिए नूरुल आरफीन की रिपोर्ट में। बलूचिस्तान में मानसून की बारिशों की तबाहकारियां जारी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र अब तक 197 अफराद जाँ बहक जबकि 81 अफराद जख्मी हुए। 19,000 से ज्यादा मकानात को नुकसान पहुँचा है। मुशीर दाखिला व PDMA बलूचिस्तान मीर ज़िया लांगब और चीफ सेक्रेटरी अब्दुल अजीज अकीली ने सैलाब में जहाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन में इमदादी चेक तकसीम किए। सैलाब से जो शहीद हो गए उनके लिए 5-5 लाख का पैकेज था जिसको हमने बढ़ाकर 10 लाख कर दिया और उनके आधे के चेक्स जो हमने पहले ही दे दिए हैं। जो बकिया चेक्स हैं वो जो हैं आज हम देने जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से 10-10 लाख रुपए इमदादी चेक वसूल करने वालों ने सरकारी सतह पर होने वाले इकदाम को गैर तसल्ली बख्श करार दिया। अगर ज़ाले के हिसाब से देखें तो नुकसान का कुछ अभी तक नहीं दिया है। सिर्फ ये वालिद साहब का जो शहीद का था इसलिए 10 लाख का चेक दिया। हमारे घर में 17 कमरे हैं। 17 कमरे में से जो 17 कमरों में फर्नीचर थे, हमारे एक भैंस बकरियाँ सारे पानी ले गए। कुछ अजाला अभी तक नहीं दिया इसने। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चमन, बारखान, सिब्बी, जोब, ज़ियारत, पश्चीन और माड़ा और लसबेला समेत सूबे के बेशतर अजला में मूसलाधार बारिशें होंगी जिससे मजीद सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। कैमरा टीम के साथ नूरुल आरफीन, समा, कोयटा। और कोहे सुलेमान पर तूफ़ानी बारिशों के बाद डेरा गाजी खान के बरसाती नदी नालों में भी शदीद तुग़यानी है। फ्लड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक संघड़ नाले में सैलाबी सूरत हाल है। अख्तर अली की रिपोर्ट। कोहे सुलेमान पर तूफानी बारिशें, नदी नालों में शदीद तुग़यानी। फ्लड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक बरसाती नाले संघड़ में तारीख का सबसे बड़ा सैलाब है। सैलाबी रेला मंगरूठा की शहरी आबादी में दाखिल हो गया। दर्जनों बस्तियां और देहात ज़ेरे आब आ गए। मुकामी लोग मदद के मुंतज़िर हैं मगर अब तक कोई सरकारी मदद नहीं पहुंची। समाजी रहनुमा हाफिज ताहिर केसरानी ने दावा किया है कि सैलाबी रेलों में बह जाने से 5 अफराद की हलाकतें हो चुकी हैं। मैं आर्मी से अपील करता हूँ, पंजाब हुकूमत से अपील करता हूँ, खुदारा हेली के जरिए इस इलाके को संभाला जाए, यहाँ हेलीकॉप्टर भेजा जाए। आलम दीन मुफ्ती जुबैर ने हुकूमत से लोगों की फौरी मदद की अपील की है।
इन तमाम पहाड़ी बस्तियों के अंदर और निचली बस्तियों के अंदर तौसा के मुजाफात में कयामत का मंजर है। बराए करम फौरी तौर पर रिलीफ ऑपरेशन शुरू करने चाहिए। उधर राजनपुर में भी सैलाबी रेला तबाही मचाने लगा। आसपास की आबादी को खतरात लाहक हैं। अब दीगर खबरें शामिल करते हैं। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वफाकी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पार्टी का हंगामी इजलास आज शाम 5 बजे इस्लामाबाद में तलब किया है। कराची और हैदराबाद के डिविजनल सदूर और अरकान असम्बली के अलावा दीगर अहदेदारों को भी इस्लामाबाद तलब कर लिया है। इजलास में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के हैं। इसके अलावा मुल्क की सियासी सूरत हाल जो बनी हुई है, अपने दिनों तहरीक इंसाफ का जलसा भी हुआ, लेकिन एक बार फिर ख़वातीन से बदतमीज़ी की रवायत यहाँ बरकरार रही। लाहौर में होने वाले जलसे में क्या कुछ हुआ, पहले इस पर रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। तहरीक इंसाफ के जलसों में क्या कुछ होता रहा, इसके अलावा मुल्क की सियासी सूरत हाल जो बनी हुई है, इस सब पे ज़रा हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ लाहौर नईम हनीफ साहब मौजूद हैं। नईम साहब गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा नईम साहब, मैं इस पे तो बात करूंगा कि ये जो ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी होती है, इसकी रवायत तो वैसे ही रहती है पीटीआई के जलसों में, लेकिन उससे पहले हम ज़रा सियासी माहौल की बात कर लेते हैं। एक जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मिसाक़ मईशत की बात कर रहे हैं, दूसरी जानिब आप देख रहे हैं एजिटेशन है। क्या ही बेहतर नहीं होता कि अपने तमाम तर एजेंडास को एक साइड पर रख के इस वक्त मुल्क की मईशत को, जो कि अब दरुस्त गामजन पे हमें नज़र आ रही है, उसको ठीक कर लिया जाए, उसके बाद अपने स्कोर सेटल कर लिया जाए? जी बहुत शुक्रिया फैसल, और मेरी तरफ से आपको और तमाम देखने वालों को जश्न आज़ादी मुबारक। मैं जो है उससे पहले ये अर्ज़ करूँगा कि आप जो जलसे के हवाले से बात कर रहे थे, तो कितना ही अच्छा होता कि ऐसे जलसों की जगह कुछ ऐसे डायलॉग के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो एक टेबल पर बैठ जाएं और एक इस तरह के इकट्ठ कर लिए जाएं, ताकि वो जो आप फरमा रहे हैं कि पहले मुल्क की हालत जो है, जो सब ने मिल के अपना अपना हिस्सा डाला उसको बिगाड़ने में, एक दफ़ा उसको सुधार लें मिल के, फिर अपनी अनाएँ, अपनी ज़िदें और अपने एजेंडे लेके बिल्कुल निकलें। फिर इलेक्शन भी आना है, एक दूसरे के सामने इंतखाब भी लड़ें, जीतें, दोबारा से ईवानों में आएँ और आके हुक्मरानी करें। मेरी सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब से 2 दिन पहले मुलाकात हुई लाहौर में। उन्होंने इनवाइट किया था, उनकी मेहरबानी, उनसे बात हुई। ये जो गुफ्तगू आप फरमा रहे हैं, ये सदर पाकिस्तान ये बात कर रहे थे। उन्होंने हमसे राय मांगी कि इस वक्त जो हालात है और पोलराइजेशन जो है जिस हद तक बढ़ रही है, मुल्क की मैशियत की जो सूरत हाल है, उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को किस तरीके से टेबल पर लाया जा सकता है, ये मुझे बताइए। तो मैंने कहा कि टाइम ज़ाया किए बगैर तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है ना वो आप एक साइड पे कर दें, सिर्फ अपनी पार्टी के चेयरमैन को टेबल पे ले आएं, तमाम लोग टेबल पे आ जाएंगे और मामला जो हैं और हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ गामजन होंगे। तो सदर पाकिस्तान जो हैं उनके चेहरे पे एक रवायती मुस्कुराहट थी और उसके पीछे छुपी एक बेबसी थी। शायद उनके बस में नहीं कि वो इमरान खान साहब को कन्विंस कर पाएँ, और ये कोशिश वो कर रहे हैं काफ़ी अरसे से। मैंने काफ़ी उस दिन दर्द देखा उनकी गुफ्तगू में, और वो ये सबसे पहले चाह रहे हैं कि किसी तरह से वो बतौर सदर अपना रोल प्ले कर सके, अपना किरदार जो है वो इसमें निभा सकें और तमाम स्टेक होल्डर्स को और तमाम जो धड़े हैं उनको एक टेबल पर लेके आएँ। और मिसाक़ मैशियत की जो शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं, इसी तरह एक जो बढ़ती हुई नई नस्ल में बढ़ती हुई पोलराइजेशन है और एक दूसरे के खिलाफ अदम बर्दाश्त का जो रवैया है, अब उसको ख़त्म करने की तरफ एक कदम जो है वो बढ़ाया जाए। और सेक्रीफाइस जो है करने की भी उन्होंने बात की कि अगर इंतखाबात जो हैं पीटीआई के मुताबिक वो ताख़ीर का शिकार हैं, तो अगर पीटीआई जो है कुछ अरसे की कुर्बानी भी दे सकती है और ये जो पार्लिमानी टेनोर है इसको पूरा करने दिया जाए और उसके बाद इंतखाबात की तरफ भी जाया जाए, ये वो ख्वाहिशात थी जो दिल में लिए आरिफ अलवी साहब ने हमें मदऊ किया, गुफ्तगू भी की, और उनकी बातों से ये भी अंदाज़ा हुआ कि बारहा
वो चेयरमैन पीटीआई और अपने पुराने दरीना दोस्त इमरान खान साहब को, साबिक वजीर आजम को ये बात समझाते रहे। और एक और उन्होंने बात भी की कि जितनी गुफ्तगू और जितनी टेलीफोनिक राब्ता उनका मियां शहबाज शरीफ साहब से है बतौर वजीर आजम, इतना उनका इमरान खान साहब से नहीं रहा था जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे। यानी कि इस हद तक उन्होंने रवाबत रखे हुए हैं वफाकी हुकूमत के साथ, और उनसे वो डिस्कशन में रहते हैं, उनसे मुशावरत में रहते हैं, उनसे चीज़ें करते रहे हैं। समरियाँ जो वापस गई तो उन्होंने बताया कि 85 समरियाँ मुझे भिजवाई गई, उनमें 3 या 4 जो की भी, उनके पीछे भी कुछ मजबूरियाँ थी। शायद अगर उनकी अपनी मर्जी पे चीज़ें होती तो वो समरियाँ भी वो वापस ना भेजते। ये सारी की सारी गुफ्तगू उनसे मैंने इसलिए की और आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं कि मैंने उनसे ये सवाल किया था कि अगर पीटीआई के मुताबिक इंतखाबात ताखीर का शिकार हैं भी तो बाकी जो तमाम मामलात हैं उनमें डेडलॉक नहीं होना चाहिए, पंजाब के अवाम का नुकसान नहीं होना चाहिए, सिंध के अवाम को जो है ना वो इस तरह से नहीं पिसना चाहिए, बलूचिस्तान का की ये सूरत हाल नहीं होनी चाहिए, पूरे पाकिस्तान के अवाम का क्या कसूर है इसमें अगर इंतखाबात में बकौल पीटीआई सॉरी कुछ ताखीर हो रही है। इसके साथ ही साथ आप देखिए, इससे पहले आपने पैकेज चलाया जो सैलाब की सूरत हाल है बलूचिस्तान में, इस वक्त जनूबी पंजाब में। अब फैसल मुझे बताइए कि क्या पूरे के पूरे इस जलसे में और इससे पहले जितने खिताबात हुए, इमरान खान साहब जो है वो तो चैंपियन है जो है फंड्स इकट्ठा करने के, वो तो चैंपियंस हैं रिहेबिलिटेशन के, और वो तो पूरी दुनिया से जो है उन्होंने चैरिटियां भी की, सैलाब के लिए भी की, इससे पहले अर्थक्वेक के लिए भी की। तो अब क्यों नहीं वो ये बात कर रहे? जलसे में उन्होंने कहीं यकजहती की हो, सिंध में और सक्खर में जो डेड बॉडीज मिल रही हैं, कंजेक्टिव जो है वो इतना जानी व माली नुकसान हो रहा है, बलूचिस्तान में सैलाब के साथ जो तबाहकारियां हुई हैं, इधर जनूबी पंजाब में जो सूरत हाल है उस पर वो बिल्कुल उनकी प्रायोरिटीज नहीं। अब आ जाते हैं जलसे की तरफ। जितना क्राउड उनके जलसे में था नेशनल हॉकी स्टेडियम में, इस स्टेडियम में हमने अटेम्प्ट की थी, बल्कि उस इवेंट को मैंने कंडक्ट किया था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, कौमी तराना पड़ा था, पाकिस्तान ने इंडिया से हमने विन किया था। उसमें जो क्राउड आया था मुझे उसकी तादाद का भी पता है। उस दिन जो क्राउड आया, इतना क्राउड जो है ना सिर्फ लिबर्टी और गुलबर्ग के एरिया में इस टाइमिंग ये 13 अगस्त की रात वैसे ही मौजूद होता है। जिंदा दिलाने लाहौर जो है पूरे मुल्क की तरह जो है वो जश्न आज़ादी का एक सेलिब्रेट करने के लिए, जश्न मनाने के लिए, खुशी मनाने के लिए तकरीबन 9 बजे के बाद वो रोड्स पर होते हैं। लिबर्टी जो चौक है उसमें तकरीबन 30 से 40 हज़ार लोग समा जाते हैं, और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है हॉकी स्टेडियम का, कजाफी स्टेडियम का, ये खचाखच जो है फैमिली से, लोगों से भरा हुआ होता है। इसके बावजूद जो है पूरे पंजाब से लोगों को बुलाया गया। जो इल्जाम लगाते थे इमरान खान साहब और इनकी हुकूमत जो है साबिक हुकूमतों पर कि सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है जलसों को बड़ा करने के लिए, रंगीन बनाने के लिए, पूरे पंजाब से जो है वो पटवारियों की ड्यूटियां थी, स्कूल के जो उसातिज़ा है सरकारी स्कूल्स के उनकी ड्यूटियां थी, वहां पे हाजिरियां लगाई गई। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की गाड़ियां जो है वो पीटीआई का परचम लहराने के लिए और कौमी परचम उतारने के लिए वो इस्तेमाल की गई। उसकी फुटेज जो है सामान्य अपने नाजरीन को दिखाई, वो एक्सक्लूसिव फुटेज अब भी आपके पास मौजूद होंगी। हमने अपनी आंखों से ये मंजर देखा लाहौर की शाहराहों पर, मेन बुलीवार्ड पर, गुलबर्ग में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कजाफी स्टेडियम, नेशनल हॉकी स्टेडियम में कि सरकारी क्रेनें जो हैं वो पाकिस्तानी जो परचम हैं जो लहराए गए थे जश्न आज़ादी के हवाले से और उसकी सेलिब्रेशन के लिए, उनके ऊपर जो है पीटीआई के झंडे लगाए गए। इसकी किसी तरह की मजम्मत नहीं की गई चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की तरफ से। और एक बात उन्होंने बावर करवाने की कोशिश की गई, उन्होंने बहुत सी वीडियोस चलाई अपने जलसे में, बहुत सी साबिक हुक्मरानों की, दूसरी जमातों के रहनुमाओं की गुफ्तगू सुनाई, जिसमें वो साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि माजी में भी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट पर हमले होते रहे, इदारों के खिलाफ हर्जा सराई की जाती रही और बेजा उन पर तनकीद जो है वो की जाती रही, मगर एक मर्तबा भी उन्होंने शहबाज गिल की गुफ्तगू की मजम्मत नहीं की, बल्कि उनको इन तमाम वीडियोज, इन तमाम जो उनका खिताब था उसमें
डिफेंड करने की कोशिश की गई। यानी कि एक तरफ वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि इदारे उनके हैं, अफवाज पाकिस्तान से जो है उन्हें बड़ा लगाव है, वो हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। दूसरी तरफ जो है वो फुटेजेस और एक पैकेज उन्होंने नहीं चलाया, जो पैकेज उन्होंने तैयार किया, और मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा किया, बहुत समझदारी का फैसला था। उस पैकेज में बहुत ही अजीबोगरीब और बहुत नाकाबिले बर्दाश्त गुफ्तगू थी। मैं समझता हूं कि एन मौके पे शायद उनके किसी वेल विशर ने उन्हें समझाया कि ये पैकेज आप स्क्रीन पर ना दिखाएं, ये पैकेज आप मीडिया के साथ शेयर ना करें। जो पैकेज उन्होंने कुछ दिन पहले चलाने की कोशिश की और उसके बस चंद सेकंड की फुटेज ही चली थी, तो फिर शायद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई खलल भी आ गया था, तो उस पर थोड़ा सा उन्होंने इस दफा लिहाज बरता। तो वहां पे फिर जो कुछ सलूक हुआ उस पर भी किसी तरह की मजम्मत नहीं। जिस तरीके से वो चोर चोर, डाकू डाकू, और जहां नजर आए चोर चोर के नारे लगा दें, और जिस तरह से सोशल मीडिया पर वो कैंपेन की जाती है और जिस तरह सोशल मीडिया पर जो है ट्रोलिंग की जाती है, इस तरीके से कभी भी अपने जलसे में उन्होंने नहीं कहा कि खवातीन का एहतराम किस तरह करना है। रियासत मदीना में खवातीन का तकद्दुस क्या था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवातीन का एहतराम करने का क्या तरीका और यहाँ क्या होता है, यहाँ बिल्कुल नईम साहब, यहाँ क्या होता आया है आप ज़्यादा जानते हैं, हमने भी देखा है, अपने टेलीविजन स्क्रीन पे दिखाया भी लोगों को। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे कि जो साथ मिल बैठने का है, और उस वक्त के जिस वक्त पाकिस्तान की माली मुश्किलात के दिन अब ख़त्म होने वाले हैं, ऐसे वक्त में हमें अपने अपने सियासी एजेंडास को एक जानिब रख देना चाहिए। बरादर मुल्क सऊदी अरब बड़े इक़दाम करने जा रहा है। अमरीकी मीडिया ने रिपोर्ट जारी की है। अभी रिपोर्ट क्या है और वो इक़दाम क्या है, इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट में जानिए। पाकिस्तानी मईशत मुश्किलात के भंवर से निकलने लगी। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए $3 अरब के डिपॉजिट्स की तजदीद करने जा रहा है। सऊदी अरब पाकिस्तान को माहाना $10 करोड़ तेल की इजाफी सहूलत भी फराहम करेगा। बड़ा ऐलान 1-2 रोज में ही मुतवक्के। सऊदी माली मुआवनत से न सिर्फ रवामा IMF से अगली किस्त मिलने की राह हमवार होगी, बल्कि पाकिस्तान का फाइनेंसिंग गैप भी पुर हो जाएगा। सऊदी अरब ने साबिक हुकूमत के दौर में भी पाकिस्तान के लिए $4.2 अरब के पैकेज का ऐलान किया था। इसमें $3 अरब के डिपॉजिट्स और $1.2 अरब तेल की सहूलत शामिल थी। चलिए उम्मीद करते हैं कि मईशत जो है मुल्क की बेहतर हो, क्योंकि हमें ये तो उम्मीद है ही नहीं कि कराची में बारिश के बाद कराची की हालत ठीक भी हो सकती है। यूसुफ गुट में पानी घरों में दाखिल हो गया। इलाका मकीन कहते हैं कि हर बार यही सूरत हाल होती है, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से कोई दाद रसी नहीं होती है। मज़ीद बता रहे हैं अहमद रहमान खान। सरदानी यूसुफ गोट के मकीनों से इंतजामिया ने बहुत वादे किए कि सीवरेज का निज़ाम बेहतरीन हो जाएगा, लेकिन कोई भी वादा वफा ना हुआ। जब भी यहाँ पर बारिश होती है उसके बाद इस इलाके में क्या सूरत हाल होती है, आइए आपको दिखाते हैं। नाला ख़त्म होगा, ये गटर खुलेंगे, उसके बाद ये पानी निकलेगा, निकालना होगा, हमें निकालेंगे मोटर के ज़रिए, और नहीं तो ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ इधर से नाले में पानी आता है, पूरी गलियाँ जो ना घरों में पानी चला जाता है। सारे इतने अमीर तो है नहीं इधर जो अपना घर ऊंचे कर लेंगे। काम होते हैं, ये देखें ना क्या काम हो रहे हैं आपके सामने। ये काम हो रहे हैं, 4 दफ़ा विजिट कर चुके हैं इस बारिश के अंदर। 1 महीने के अंदर 4 दफ़ा बारिश हुई है और 4 दफ़ा पानी आया। विजिट करके गए, ये काम हो रहे हैं। ये गटर खुला हुआ है। मैयत हो जाए या खुशी खारिश हो जाए, बेटियों के रिश्ते वाले यहाँ नहीं आते, बहुत परेशान है, हर चीज़ का सामना करते हैं। क्या करें, कहाँ जाए अपने बच्चों को लेके। यहाँ तब बोलते हैं कि भाई रिश्ता देखने आ जाओ यूसुफगढ़ में, कहते तो तब हम यूसुफगढ़ में नहीं आएंगे। हम जानते हैं, हमारा अल्लाह जानता है कि जैसे हमारी यहाँ ज़िंदगी गुजर रही है भाई, कारोबार से अलग बैठ जाते हैं यहाँ सारे इलाके वाले, घरों में पानी भर जाता है, काम पे जाएँ या मतलब घरों का पानी निकालें। आपको ये पानी दिख रहा है, ये हफ्ते भर तकरीबन ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे कोई स्वीपर भी नहीं आएगा, कोई गवर्नमेंट का मुलाजिम नहीं आएगा, कोई देखेगा तक नहीं यहाँ पे आके कि यहाँ इंसान भी रहते हैं या नहीं रहते। यहाँ लोग बाहर से जो आते हैं हमें शर्मिंदगी होती है। लोग हम बैठे हुए होते हैं, माँ बहनें कहती हैं कि कैसे गंदे लोग रहते हैं। बेटा शर्मिंदगी होती है हमारे को। ये देखो अभी भी पानी आ रहा है और कमरा भरा हुआ है, पूरा
पूरा टैंक गटर के पानी से भरा हुआ, हम ना पानी भर सकते हैं ना परेशान है। हमारी बिस्तर तक देखो सारे रात को पानी भीग गए, सोए हुए थे। यूसुफगोड के बेशतर मकीन इस काले पानी की सज़ा के बाइस अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन इंतज़ामिया है कि इनकी मदद को ताहाल नहीं पहुंची है। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। कराची वालों की ये कहानी बहुत पुरानी, कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश होती है, ऐसे में मुख्तलिफ इलाके डूब जाते हैं। इन मुख्तलिफ इलाकों के नाम है आया चंडीगढ़ रोड, सदर, खारादर, क्लिफ्टन, डिफेंस, शार फैसल, नॉर्थ कराची, मतलब पूरा कराची हो गया। वैसे मुख्तलिफ इलाकों में कल बादल भी बरसे और आज क्या सूरत हाल रहेगी ये सब जानते हैं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम। आज की भी सुबह बड़ी अच्छी रही कराची की, तो सुबह बखैर। बताइए आज कब तक एक्सपेक्टेड है बारिश? जी वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। वैसे तो सुबह भी हुई है हल्की फुल्की, कहीं कहीं चल रही है, कहीं हल्की बूंदाबांदी और कहीं हल्की बारिश, तो इसी तरह रहेगा दिन भर वक्फे वक्फे से, कहीं लाइट और कहीं मॉडरेट बारिश है आज। और कल का दिन भी बेशतर वक्त इसी तरह से है, लेकिन कल रात से फिर तेज़ स्पेल मुतवक्के है। और परसों कल रात गए और परसों सुबह ख़ास कर तो 17 तारीख जो है उसमें ज़्यादा तेज़ हैवी स्पेल है कराची में। और बाकी सिंध में भी कल से शुरू होने का तेज़ स्पेल इम्कान है। वैसे तो हल्की फुल्की तो चल ही रही है बेशतर जगहों में, क्योंकि क्लाउडी वेदर है पूरे सिंध के ऊपर इस वक्त। वही जो लो प्रेशर एरिया कराची के जनूब में मौजूद है, वो उसका रेमनेंट डिप्रेशन का, तो वो अभी इधर 2 दिन एक तरह से सर्कुलेशन उसकी रहेगी, तो उसके नतीजे में ये बारिशें होती रहेंगी। और फिर दूसरा एक जो लो प्रेशर बे ऑफ बंगाल से मूव करके इस वक्त सेंट्रल इंडिया पर मौजूद है, और उसके असरात जब कल पहुंचना शुरू होंगे सिंध पे, राजस्थान पे आने की वजह से, तो फिर ज़्यादा तेज़ बारिश का इम्कान है। सही। अच्छा सरदार साहब, ज़रा बलूचिस्तान का रुख करें। डेवस्टेशन वहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रही है। आगे वहाँ पे क्या सिस्टम बनने जा रहा है? क्या कुछ रिलीफ मिलेगा वेदर की जानिब से बलूचिस्तान के लोगों को, या फिर मज़ीद टोरेंशियल रेन्स को हम एक्सपेक्ट करें? जी अनफॉर्चुनेटली वहाँ कोई ऐसा ब्रेक भी नहीं आ रहा, मुसलसल बारिश चल रही है। और कुछ एरियाज़ में खासी तेज़, जैसे गुज़श्ता कल जो नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान है, एक स्टेशन है बार खान, वहाँ पर 110 या 125 बल्कि शाम तक 125 मिलीमीटर बारिश हो गई थी। तो ज़ाहिर है वो इतनी ज़्यादा जब हैवी रेन होती है तो उसके नतीजे में पानी पहाड़ों वहाड़ों से उतर के नदी नालों की में तो यानी की सूरत में आता है आबादियों में। तो उसमें 19-20 तक एटलीस्ट वो वहाँ पर ऐसे ही सिलसिला चलेगा, यानी 4-5 दिन कम अज़ कम है उधर स्पेल इसी तरह से, कभी हल्का कभी तेज़, और कोई ऐसा रिलीफ नहीं है अगले 5-6 दिन वहाँ पर। ठीक है सरदार साहब, बहुत शुक्रिया। आप हमें मौसम की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। तो कराची हैं और बलूचिस्तान में भी बारिशें मुतवक्के हैं। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो मज़ीद स्टोरीज आपके साथ शेयर करने के लिए स्टे विद अस। एक बार फिर आपको नया दिन में खुश आमदीद कहते हैं। शऊर इल्म का मोहताज होता है और ये शऊर मुताले से मिलता है। जब हम किसी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश नहीं करेंगे तो हमें उस चीज़ का इल्म कैसे होगा? और ये इल्म सिर्फ़ और सिर्फ मुताले से हासिल होता है। हम जितना टेक्नोलॉजी के करीब जाते जा रहे हैं उतना ही किताबों से दोस्ती दम तोड़ती जा रही है। नौजवान नस्ल में किताबों से दूरी का रुझान संजीदा होता जा रहा है। माजी में किताब पढ़ने का ज़ौक़ इस तरह था कि किताब पढ़े बिना नींद नहीं आती थी, लेकिन आजकल लाइब्रेरी जाने का तकल्लुफ़ भी नहीं करती नस्ल हमारी। बाज़ लोगों का कहना है कि मोबाइल फ़ोन में ही किताब को पढ़ा जा सकता है। अब क्या मोबाइल में किताब पढ़कर वो लुत्फ़ हासिल हो सकता है जो किताब छू कर उसके लम्स को महसूस करके पढ़ने में होता है? क्या मुताले के बगैर इल्म व दानिश का उसूल मुमकिन है? इस पर बात करेंगे। मारूफ अदीब, मुहक़्क़िक़, दानिश्वर जनाब अकील अब्बास जाफ़री साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। अकील साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो नया दिन से गुफ्तगू करने के लिए। बताइएगा अकील साहब कि पहली तो चीज़ ये कि नई नस्ल और वो ये कहती है कि जी इंटरनेट पे तो किताबें मौजूद ही हैं, लेकिन क्या सिर्फ इंटरनेट पे किताब पढ़ लेने से सारी की सारी जो तिश्नगी होती है एक रीडर की, वो क्या दूर हो जाती है, या फिर किताब को अपने हाथ में लेकर और फिर पढ़ना ये ज़्यादा बेहतर होता है? भाई देखिए, पहली बात तो ये कि उर्दू की
बेशतर किताबें 90% किताबें तो इंटरनेट पर दस्तयाब हैं ही नहीं। ख़ासतौर से जो नई किताबें आती हैं वो उसके भी जो अब नाशरीन हैं वो इसकी वो करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो ऑनलाइन ना हो या उनके PDF ना बनाई जाए, और ख़ास से सब कवानीन भी है इस सिलसिले में। तो वो तो ज़ाहिर है ये कहना कि हर किताब इंटरनेट पे मौजूद है और हमें अब मतलब किताब ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल एक ऐसी बात है कि जो लोग दूर हैं इस शोबे से वही कर सकते हैं। तो किताब को तो ज़ाहिर लुत्फ़ वही है जो हम बचपन से जिस तरह से उससे वाबस्ता हैं कि किताब हाथ में लेके पढ़ें और किताब सामने हो। और ख़ास तौर से जैसे मेरी फील्ड है रिसर्च की, तो उसमें तो जब तक मैं कोई मजमून लिख रहा होता हूँ या कोई फीचर लिख रहा होता हूँ तो उसमें तो मुझे 7-8 किताबें एक साथ चाहिए होती हैं, कभी कोई किताब कभी कोई किताब। तो वो तो ज़ाहिर वो इंटरनेट पे तो ये हो ही नहीं सकता ना कि मैं एक वक्त में एक ही किताब से इस्तेफ़ादा कर सकता हूँ। अलबत्ता ये कि इंटरनेट ने ये ज़रूर किया, जैसे भारत की एक वेबसाइट है रेख्ता के नाम से जी, कि जो उर्दू की 40-50 हज़ार नादिर और नायाब किताबें थीं जो अब दोबारा छपने का जिनका कोई इम्कान भी नहीं है और ना ही वो किताबें दस्तयाब हैं मार्केट में या लाइब्रेरीज़ में भी हैं, तो लोगों को पता नहीं है कि किस लाइब्रेरी में कौन सी किताब है। तो वो उनके लिए तो वो बहुत सूदमंद है कि जो पुरानी किताबों का जो वहाँ पर स्टॉक है वो कहते हैं हम 50,000 से ज़्यादा किताबें ऑनलाइन कर चुके हैं। तो वहाँ हम भी इस्तेफ़ादा करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो उस मजबूरी में करते हैं कि जब वो किताब दस्तयाब नहीं होती। लेकिन अगर किताब दस्तयाब हो तो फिर हम तरजीह देते हैं कि किताब की जो फ़िज़िकल सूरत है उसी से ही इस्तेफ़ादा करें और उसी को पढ़ें। लाइब्रेरीज़ में भी एक पाकिस्तान में ज़रूरत इस बात की है कि कोई इदारा, नेशनल लाइब्रेरी है जैसे हमारी, वो इस काम का बीड़ा उठाए कि पाकिस्तान की जो 50 बड़ी लाइब्रेरी हैं या 100 बड़ी लाइब्रेरी हैं उनकी जो कैटलॉग है उसकी एक जर्नल कैटलॉग बनाई जाए, जिससे एक आम आदमी को ये पता चल सके कि मैं जिस किताब की तलाश में हूँ जो 70 साल पहले 90 साल पहले छपी थी वो किस लाइब्रेरी में है। ये इवन 2 साल पहले छपी थी, अब तो किताबों के एडिशन भी बहुत महदूद हो गए, तो वो उससे फ़ौरन पता चल सकता है और वो उस कैटलॉग को अब तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। मसलन मैं अमेरिका में था, एक लाइब्रेरी का मैं मेंबर बन गया ह्यूस्टन में, वहाँ पे मुझे किसी पुरानी अमेरिका की छपी हुई किताब की तलाश थी। मैंने उनको बताया कि ये किताब मैं ढूंढ रहा हूँ, इसको पाकिस्तान में भी नहीं मिलती और यहाँ भी आपकी लाइब्रेरी में भी नहीं है। उन्होंने 5 मिनट में मुझे क्लिक करके बता दिया कि ये फ़लाँ जगह के फ़लाँ शहर की फ़लाँ लाइब्रेरी में मौजूद है। और उन्होंने मुझसे कहा कि क्या आप इस किताब को मंगवाना चाहते हैं। मैंने कहा जी। तो वो 2 दिन में वहाँ से कॉल आ गई कि जी आपकी किताब आ गई है, और उन्होंने मुझे इशू भी कर दी वो किताब। हालांकि देखिए मैं उनका शहरी नहीं हूँ, मैं एक गैर मुल्क से गया हुआ वहाँ पे मतलब उनका एक रीडर था, लेकिन उन्होंने इतना ताउन किया और न सिर्फ अपनी लाइब्रेरी की मेंबरशिप दी बल्कि ये सहूलत भी दी कि मैं किसी भी शहर से कोई भी किताब मंगवा सकता हूँ। सही। अब इस तरह का हमारे नेशनल लाइब्रेरी द्वारा को जी। अच्छा अकील साहब, ये तो क्योंकि प्यासा कुएं के पास ही जाता है ना, कुआं तो कभी उठ के प्यासे के पास नहीं आता। अब अगर हमारे मुल्क की बात करें और हमारी यूथ की बात करें, क्योंकि तदरीस से थोड़ा सा मेरा भी ताल्लुक़ रहा है कि जब भी बच्चों से पूछा जाए कि जी आप क्या पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि जी हम कोर्स की ये वाली किताब पढ़ते हैं, हम कोर्स की वो वाली किताब पढ़ते हैं। इसके अलावा मुताला तो या तो वो संगीन जुर्म समझते हैं या फिर कोई आलसी है उनको कि वो उसकी तरफ जाते नहीं। क्यों, आखिर क्यों हम उन किताबों से दूर हैं जो हमें कामयाबी की जानिब गामजन कर सकती हैं? भाई देखिए हमारे यहाँ यानी तकरीबन 90% लोग ऐसे हैं जो ज़िंदगी में कभी किसी लाइब्रेरी में नहीं गए, और 95% यानी ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं। आम आदमी की तो बात ही नहीं कर रहा मैं। आम आदमियों को भी अगर हम शामिल कर लेंगे तो 99% लोग हो जाएंगे जो शायद किसी लाइब्रेरी में नहीं गए, और 95% घर ऐसे हैं जहाँ पर या हमारे लोग ऐसे पढ़े लिखे लोग, ग्रेजुएट या मास्टर्स किए हुए लोग, जिन्होंने निसाबी किताबों के अलावा किसी और किताब का मुताला नहीं किया, और ना ही उनके घर में जो बच्चों की किताबें हैं निसाबी, उसके अलावा कोई और किताब है। तो वो किताब अब देखें ना, अब पाकिस्तान जिसकी आबादी 22-23 करोड़ बताई जाती है, वहाँ पर अब एडिशन जो छप रहा है किताबों का वो 200-300 तक आ गया है, और बल्कि अब तो डिजिटल की तरफ आ गए हैं लोग, हमारे प्रिंटर और पब्लिशर्स। तो 50-50 का किताबों का एडिशन छप रहा है। वो 50 किताबों का एडिशन निकलने में भी जो है ना कई महीने लग जाते हैं। तो अब ये सूरत हाल हो गई है कि अगर अब इतनी मेहनत से कोई किताब लिखे और तैयार करे और कंपोज कराए, प्रूफ रीडिंग
प्रिंटिंग ये वो, और फिर उसके बाद 50 नुस्खे के तैयार हों और वो भी मुश्किल से फ़रोख्त हों, तो ये कितनी अफसोसनाक बात है। और जो लोग ये कहते हैं कि अब किताब का रुझान इंटरनेट की वजह से कम हुआ है, मैं समझता हूँ कि ये भी एक अपने आप को मुतमईन करने वाली बात है। पाकिस्तान में किताब बीनी का रुझान कभी था ही नहीं। मैं तो 47 से अब तक के जो आदाद शुमार हैं आप देखें, पहले 1000 छपा करती थी किताब, उस वक्त पाकिस्तान की आबादी 10 करोड़ थी। अब 10 करोड़ में अगर 1000 किताब छप रही है तो ये उस वक्त भी कोई अच्छी बात नहीं थी। फिर वो 500 पर आई, 500 से 300, 300 से 200, और मैं आपको बता रहा हूँ 50 तक सूरत हाल आ चुकी है। तो उर्दू बाज़ार में जो हमारे किताब फरोश हैं वो परेशान हैं, और पूरी इस इंडस्ट्री से बहुत सारे लोग वाबस्ता हैं। कंपोज़र हैं, प्रोफीटर हैं, प्रिंटर हैं, कागज़ वाले हैं, बाइंडर हैं, वो सब बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं और वो कुछ और अपना काम करने पर मजबूर हुए हैं। तो ये एक बड़ा अलमिया है कि हमारे यहाँ, और जैसे ही अच्छा हम मुझसे बेशुमार लोग, कोई PhD कर रहा है, कोई MPhil कर रहा है, वो पूछते हैं कि भाई मेरा ये मौजू है, इस पर मुझे थोड़ी सी गाइड कर दें, रहनुमाई कर दें कि कौन कौन सी किताबें हैं। जब उनको किताब का नाम बताओगे ये फ़लाँ किताब है, फ़लाँ मुसन्निफ़ की है, तो वो फिर अगला सवाल फ़ौरन उनका ये होता है इसकी PDF मिल जाएगी। उस पर ज़ाहिर है फिर आदमी को कोफ्त होती है कि भाई इसका मतलब ये है कि ये आदमी दिल मतलब संजीदा नहीं है बिल्कुल किताब के हुसूल के लिए। बिल्कुल। और अकील साहब ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि वो किताब के हुसूल के लिए संजीदा नहीं है, और PDF भी ये अच्छी बात है कि इंटरनेट की सहूलत हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ वो डंडी मारने के मुतराद रह जाता है। एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा अकील साहब, हम यहाँ कराची में भी और दीगर शहरों में भी ऐसा होता है, इतवार को निकलते हैं छुट्टी वाले दिन, हमें किताबें जो हैं वो ठेलों पे नज़र आती हैं। हमें किताबें माज़अल्लाह आप सामने देख सकते हैं कि चादर बिछी होती है और कदमों पे वो किताबें पड़ी होती हैं, लेकिन जो हमारे शोरूम्स होते हैं जूते के, और शीशों में वो जूते बंद होते हैं। मैं चाहूँगा इस पर ज़रूर थोड़ी सी आप भी बात हमें बताइएगा, कितनी तकलीफ़ होती है। नहीं, ये दोनों ही ये सूरत यार, मैं आपको, आप मेरे साथ लाइट हाउस चलें तो मैं आपको इसी तरह से चादर पे जूते बिकते हुए भी दिखा सकता हूँ, और इसी तरह से आप उर्दू बाज़ार चलें या लिबर्टी की किसी शॉप पे जाएं या किसी और मॉल में जाएं तो शोकेस में रखी हुई किताबें भी दिखा सकता हूँ। ये तो कोई वो नहीं है कि किताबें फुटपाथ पे बिक रही हैं और जूते जो हैं वो शोकेस में बिक रहे हैं। जूते भी ज़मीन पे बिकते हैं अगर जो पुराने जूते होते हैं, तो वो तो एक ये तकाबुल मुनासिब नहीं है, इससे हम अपनी किताब की तौहीन करते हैं। और दूसरी बात ये कि जो लोग कहते हैं कि किसी का इंतकाल हो गया है और उसके घर वालों ने सारी किताबें उसकी पुरानी किताबों वालों को दे दी और वहाँ से फुटपाथ पे बिकने के लिए आ गई, तो इसमें एक पहलू ये भी है कि अगर वो किसी लाइब्रेरी को दे दी जाए तो अव्वल तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि फ़लाँ आदमी का ज़ख़ीरा कहाँ गया, किस लाइब्रेरी में गया। और फिर लाइब्रेरी की भी सूरत हाल ये है कि जो कराची की जो इस वक्त बड़ी लाइब्रेरियाँ हैं, जहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरियाँ जो हैं जहाँ पे लोग आ सकते हैं, वो एक तो वो लैंडिंग लाइब्रेरियाँ नहीं है, वहाँ से आप इशू नहीं करा सकते किताब, वहीं बैठ के पढ़ें। और दूसरे ये कि वहाँ भी कोई नहीं आता सिवाय इसके कि जो कोई MPhil कर रहा हो, PhD कर रहा हो, जिसको अपने मौजू से मुताल्लिक़ किताबें वहाँ पर मिलने का इम्कान हो, वो तो आ जाते हैं। लेकिन वो ऐसे कितने लोग होते हैं। आप चले जाएँ बेदल लाइब्रेरी, कराची की सबसे मकबूल लाइब्रेरी है इस वक्त, वहाँ पे आपको किसी भी दिन चले जाएँ 5 से ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे आपको जो किताब पढ़ रहे हों वहाँ पे। तो अगर वो किताब फुटपाथ पे आती है और हम जैसे मुतलाशी जो लोग हैं और बेशुमार लोग हैं, तो वो वहाँ पे जाते हैं, और बहुत सारे हमने देखा कि उसी फुटपाथ से लोगों ने अपने लाइब्रेरियाँ बना ली और वो किताबें उन लोगों तक पहुंच गई जो उनकी तलाश में थे, जो उस मौजू पे कुछ काम करना चाहते थे। और कई किताबें ऐसी भी हैं मेरे इल्म में, सैकड़ों किताबें बल्कि, कि जो नाशरीन ने वहीं उन्हीं फुटपाथों पे तलाश की और उनको दोबारा शाये किया, रीप्रिंट किया, तो वो एक तरह से वो किताब दोबारा ज़िंदा हो गई। तो ये फुटपाथ पे जो किताबें बिकती हैं उनका बहुत हमारे किताबी दुनिया में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन भी है। ये नहीं है कि वो किताबें बर्बाद हो गई या किताबों की कोई नाकदरी हो रही है, वहाँ से किताबें ज़िंदा भी हो रही हैं कि वो दोबारा छप रही हैं। हमारे एक दोस्त हैं कराची में, राशिद अशरफ, उनकी तो मतलब मेरा ख्याल है अगर 50% नहीं तो 30-40% किताबें उन्होंने ऐसी छापी हैं जो उन्हें पुरानी किताबों के बाज़ार से मिली थी, और उन्होंने उसको ज़िंदा किताब के नाम से एक सीरीज़ शुरू की है, और उस पर उन्होंने मैंने कई किताबें ऐसी छापी हैं दोबारा कि जो मुझे फुटपाथ से मिली। 1946 की छपी हुई किताब थी जलालुद्दीन हैदर की बायोग्राफी, लोग तलाश में थे, उसका तर्जुमा भी छप चुका था लेकिन असल किताब कहीं दस्तयाब नहीं थी, फुटपाथ से मुझे मिली, मैंने उसको दोबारा छाप दिया।
तो वो फुटपाथ से किताब मिलने से ये भी होता है फ़ायदा कि वो किताब दोबारा ज़िंदा हो जाती है। चलिए, अभी एक किताब हमने छापी है खून शहीदा, वो भी हमें फुटपाथ से मिली थी। ठीक। और वो हमने दोबारा कंपोज करके उसको छापा है। सही है। अकील साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का, और ख़ास तौर पे जो आप इसीलिए आपको उस्ताद मानते हैं हम, कि क्या खूबसूरती से आपने उसको क्लैरिफाई किया है। बहुत शुक्रिया। अकील अब्बास जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ज़िंदा अक़वाम की यही मिसाल होती है कि वो ना सिर्फ अपने कल्चर से, अपनी कुतुब से, अपनी सकाफ़त से मोहब्बत करते हैं, अपनी आज़ादी से भी मोहब्बत करते हैं। आज़ादी की मुनासबत से पाक फ़िज़ाइया ने जो गाना तैयार किया है, हम आपको वो दिखाते हैं। हेडलाइंस आपने जानी। शो के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ने इदारों के खिलाफ बगावत और उकसाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार शहबाज गिल की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत 11 बजे तक मुलतवी कर दी है। बात करेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे असलम कुखर मौजूद हैं। जी असलम, आगा कीजिए। जी बिल्कुल, इदारों में बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम के हवाले से PTI के रहनुमा शहबाज गिल की जो केस की समाअत है, ज़ेबा चौधरी एडिशनल सेशन जज है, उन्होंने आज समाअत की। वकील फैसल चौधरी एडवोकेट आज अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं और आप ही आज ही अदालत में दलाइल सुनकर जो दरख्वास्त पर फैसला करें। इस पर जो एडिशनल सेशन जज है, उन्होंने कहा कि इस तरह का मामला जो है हाई कोर्ट में भी ज़ेर इल्तवा है, जिस पर उन्होंने कहा कि जुडिशल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से मुतालिक दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है। हाई कोर्ट में केस दायर होने के बावजूद अदालत जो है ये सुन सकती है और तयशुदा कानून है कि 1 मिनट किसी को बगैर किसी वजह के जो है वो जेल में नहीं रखा जा सकता। फैसल चौधरी ने यह भी कहा कि हुकूमत जान बूझ कर इस मामले को जो है वो लटकाना चाह रही है, जिस पर एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी ने यह कहा कि तफ्तीशी अफसर 11 बजे रिकॉर्ड समेत वहां पर पेश हुए। उन्होंने ये भी कहा कि आप भी अपना वकालतनामा जमा करवाएं और 11 बजे बहस करेंगे, जिसके बाद अदालत ने जो केस की समाअत है वो 11 बजे तक मुलतवी कर दी है। जी बहुत शुक्रिया आपका असलम। आगे बढ़ें, सियालकोट से एक अफसोसनाक खबर शामिल करें। एमनाबाद रोड पर फैक्ट्री में आग लगी है। रेस्क्यू की 10 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। बात करेंगे अपने नुमाइंदे शहजाद से। शहजाद, कितनी देर हो गई आग को भड़के हुए? किस चीज़ की फैक्ट्री थी ये? जी बिल्कुल फैसल, ये एमनाबाद रोड पर चमड़े की मसनूआत तैयार करने वाली फैक्ट्री है, जहां अचानक आग भड़क उठी है और आग ने देखते ही देखते फैक्ट्री के चारों फ्लोरों को अपनी लपेट में ले लिया है और आग के शोले इस वक्त बुलंद हो रहे हैं। फैक्ट्री के हालों के अंदर में भी आग लगने की वजह से धुआं भर गया है। रेस्क्यू 1112 के 10 फायर टेंडर्स इस वक्त आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। रेस्क्यू के मुताबिक आग कटिंग और स्टिचिंग जो हाल है उनमें लगी हुई है, जिस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। ताहम आग लगने की वजह अभी मालूम नहीं हो सकी। रेस्क्यू के मुताबिक जब आग लगी तो फैक्ट्री के अंदर कोई मजदूर काम नहीं कर रहा था। फायर फाइटर्स फैक्ट्री के चारों तरफ से आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम आग के शोले जो है अभी फिजा में बुलंद हो रहे हैं। रेस्क्यू की जानब से हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ताहम जो है फैक्ट्री जो आग जो है अभी उस पर काबू नहीं पाया जा सका। रेस्क्यू के मुताबिक आग जो है वो तीसरे दर्जे की बताई जा रही है। 4 हाल है जिनके अंदर जो लेदर मसनूआत है, चमड़ा है और दीगर सामान है, जो जिसकी वजह से आग जो है उसमें काबू पाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है शहजाद, शुक्रिया। चलिए शो के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। न चीनी न जापानी, अब गाड़ी मिलेगी पाकिस्तानी। जी हाँ, गुज़िश्ता रोज़ 14 अगस्त को पाकिस्तान की पहली बिजली से चलने वाली गाड़ी का डिज़ाइन मुतारिफ करवा दिया गया है। ये इलेक्ट्रिक कार मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी इंजीनियर्स और स्टूडेंट्स की मेहनत का नतीजा है। बाय द वे, गाड़ी की बुकिंग 2 साल बाद शुरू होगी, लेकिन इसकी तैयारी में कितनी कॉस्ट आई और ये आपको मिलेगी कितने की, इसकी पीछे सारी मेहनत, इस सब पे बात करेंगे। कंपनी के CEO डॉक्टर खुर्शीद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, कांग्रेचुलेशन सबसे पहले तो। शुक्रिया। सोशल मीडिया पे एक चीज़ चल रही थी कि जी हमारे यहाँ सिर्फ तराने रिलीज़ होते हैं और पड़ोसी मुल्क में गाड़ियाँ जो हैं वो रिलीज़ हो रही हैं, बट मैं ये देखने को वालों को बता दूं कि आपको ये जो डिसइंफॉर्मेशन होती है उस पर नज़र जो है ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। हमारे शो पे नज़र रखें, क्योंकि हम बता रहे हैं कि हम जो है सिर्फ तराने नहीं, हम गाड़ियाँ भी बनाते हैं जनाब अली। तो मुझे बताइए कि इसके पीछे क्या आपकी सारी स्टोरी है? जी ये हमने पाकिस्तान में तो 2007 से हम काम करते हैं। हमारी NGO जो है डाइस फाउंडेशन के नाम से, ये गाड़ी का प्रोजेक्ट हमने तकरीबन 5-6 साल से काम कर रहे हैं। तो पहले हम गैसोलीन वर्जन पे काम कर रहे थे, फिर तकरीबन 3 साल पहले हमने डिसाइड किया कि हम प्योर इलेक्ट्रिक पे अब जाएंगे। तो फिर उसकी डिज़ाइनिंग पे स्टार्ट काम किया। 2 साल उसकी डिज़ाइनिंग हुई, 1 साल लास्ट प्रोटोटाइपिंग में गुजरा और फिर उसको प्रोटोटाइप करके फिर कल हमने पाकिस्तान को उसकी
3rd सिल्वर जुबली पे ये बर्थ जो गिफ्ट दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इसमें बहुत लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी जो USA में हैं, UK में हैं। ये गाड़ी एक्चुअली बड़ी वेल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बनाई है हमने बिल्कुल, जो क्योंकि मैं खुद मिशिगन में रहता हूँ, वहाँ 3 बड़ी कार कंपनीज़ हैं, ताल्लुक़ मेरा फोर्ड मोटर कंपनी से भी रहा है और भी दूसरी कंपनी से भी, अभी भी एक काफ़ी बड़ी चाइनीज़ कंपनी है उसके साथ मैं काम करता हूँ। उनको सेल्फ ड्राइविंग जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर, तो पाकिस्तानी जो UK में हैं, USA में हैं, वो सब ने मिल के भी यहाँ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें स्पेशली मैं 6 यूनिवर्सिटीज़ का नाम लूँगा, जिसमें NAD यूनिवर्सिटी है जिसने हमें बैटरी के अंदर बहुत हेल्प की, बैटरी डेवलपमेंट में सारी बैटरी डेवलपमेंट वहीं हुई। फिर हमारे पास DHA सोफ़ा है जिसने गाड़ी की पूरी CAE एनालिसिस सारा वहाँ हुआ। NCA सारी स्टाइलिंग जो है, एक्सटीरियर स्टाइलिंग आप देख रहे हैं वो सब NCA के अंदर हुई है, सब NCA बहुत खूबसूरत, लोगों को बहुत पसंद आई। जी बिल्कुल। फिर सर सैयद में हमारा जो उसमें चार्जिंग पे, चार्जर्स वगैरह पे काम हो रहा है। टेप्टा पंजाब में सारी फैब्रिकेशन हुई है। और नस्ट में जो है, मैंने आपसे इनिशियली कहा ना कि जब हम गैसोलीन पे काम कर रहे थे तो नस्ट ने बहुत हमें हेल्प की। नस्ट के साथ काम किया। सब मुझे बताएं मैक्सिमम स्पीड इसकी कितनी अटेन कर सकती है? जी हमने 130 kph तक तो ट्राई कर लिया है ऐसे, और ये कि 120 रखेंगे, इसको लिमिट करेंगे। ठीक है जी जी। हाँ, अब क्योंकि ज़्यादा स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, ठीक है, तो आपने तमीज़ और तरीके से चलानी है। डॉक्टर साहब, ये इसलिए भी बहुत स्पेशल इनिशिएटिव है क्योंकि दुनिया जो है वो अब SDGs गोल्स के मुताबिक कार्बन एमिशन और उस पे जो है वो बाज़ाब्ता उन्होंने लिख के जो हमने इसको ज़ीरो करना है, और उसके लिए सबसे ज़्यादा जो एमिट करती हैं वो आपको पता है गाड़ियाँ करती हैं। और अब दुनिया जा रही है इलेक्ट्रिक कार्स पे क्योंकि वो इको फ्रेंडली भी हैं, और इस हवाले से भी तो ये भी एक थॉट प्रोसेस था आपके जहन में? एब्सोल्युटली। जो एक्चुअली जो पहला हमारा मिशन यही था कि हाउ वी कैन बिकम अ ग्लोबल सिटीज़न। देखिए क्लाइमेट चेंज जो है वो रियल है, इट्स नॉट अ मिथ एनीमोर। सीजन्स चेंज हो रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। अगर आप जो कार कंपनीज जो अमेरिकन हैं या यूरोप हैं, यूरोपियन सब ने अनाउंस कर दिया 2030 के बाद बहुत सारी कंपनीज वो गैसोलीन गाड़ियाँ बनाएंगी जी। ठीक है ना, फोर्ड मोटर कंपनी कोई गाड़ी नहीं बनाएगा गैसोलीन 2030 के बाद। तो इट्स ऑल रियल। तो क्लाइमेट चेंज तो हमारा एक बहुत बड़ा इसमें ऑब्जेक्टिव है कि हाउ डू वी सपोर्ट और पाकिस्तान का इमेज की इम्प्रूवमेंट करें पूरे वर्ल्ड के अंदर, कि भाई हम भी कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है ना, तो आई थिंक ये प्रोजेक्ट जो है इसका तो बड़ा इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट है उसमें। जी जी। अच्छा, इससे पहले कि हम ज़रा कीमत पे जाएं, इसकी कॉस्ट पे और फिर प्राइस पे भी, हाउ वाज द रिस्पांस फ्रॉम द कॉमन पीपल? जी अभी तक तो इतना मैं बताऊं कि कल हमने लॉन्च किया है और उसके बाद से जो रिस्पांस आ रहा है इट्स अमेजिंग रिस्पांस। मैं मेरा फ़ोन रुक नहीं रहा है इस वक्त। चले, दैट्स वन मीटर टू गेज। सोशल मीडिया से बहुत अच्छा रिस्पांस, बिल्कुल ज़बरदस्त, वेरी गुड। अच्छा, अब ज़रा आ जाते हैं, कितने में बनी, लागत क्या आई और कितने में ख़रीदी जा सकती है? देखें ये ये प्रोटोटाइप है। देखें मैं थोड़ा सा बताऊँ कि जब गाड़ी आप बनाते हैं तो इसमें तीन फेजेस, डिस्टिंक्ट फेजेस, वैसे तो डिटेल में तो बहुत ज़्यादा होते हैं। एक आपका जो प्रोटोटाइप, आप जब इनिशियल इंजीनियरिंग करते हैं और उसका प्रोटोटाइप डेमोन्स्ट्रेट करते हैं पूरा, फिर आप उसको इंडस्ट्रियलाइज करते हैं कि भाई जब प्रोडक्शन में जाना है तो आप किस सप्लायर से लेंगे, कैसे वेट रिडक्शन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सब वो पूरे डिज़ाइन में इनकॉर्पोरेट करते हैं। जो टेस्टिंग जब हो रही होती है प्रोटोटाइप की, उसमें जो चेंजेस करते हैं उसकी बेस पे थोड़ी ट्विक्स करते हैं, डिज़ाइन को इंडस्ट्रियलाइज करते हैं और फिर प्रोडक्शन प्लानिंग में प्रोडक्शन में जाते हैं। तो हमने पहला फेज़ कंप्लीट कर लिया है इसका, जो प्रोटोटाइप हमने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, पूरी जो इसकी प्रॉपर इंजीनियरिंग पूरी गाड़ी की कर दी है। और वो इसमें एक आप समझें कि यूनिक चीज़ है जिसको हम अपनी गाड़ी कहते हैं, क्योंकि हमने ये वो काम कर दिया है इसके अंदर। और तो अभी जो ये फेज़ कंप्लीट हो गया हमारा प्लान ये है कि 2024 के फोर्थ क्वार्टर में इंशाल्लाह इसको रिलीज़ करें। बट फिर भी आपको पता है ना कि हमारे यहाँ तो लोग अब ये जब देख रहे हैं तो उन्होंने अभी से बड़े दिल में लगा लिए कि जी ये तो लेनी है। तो एक्सपेक्टेड प्राइस एनी अंदाज़न? यार एक्सपेक्टेड देखें, आपने पहले कॉस्ट क्यों किया था, मैं कॉस्ट आपको ज़रा उसका जवाब दे दूं कि जो प्रोटोटाइप बनाते हैं ना तो कॉस्ट उसमें बहुत ज़्यादा आती है। जी जी जी, ठीक है ना। तो इसमें अगर आप काइंड हमारी वैसे देखें, इन काइंड और जो वैसे जो एक्चुअल कॉस्ट है सब मिला के इट वेंट इनटू $7 मिलियन। क्योंकि इसमें 35 एक्सपेट्रिएट्स हैं जिन्होंने काम किया। यहाँ लोगों ने बहुत काम किया, यूनिवर्सिटीज़ ने, और मैं उनका आपको बताऊँगा यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी उन्होंने क्या किया। तो कॉस्ट
तो बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो उसके बेस पे तो आप कुछ नहीं कह सकते। जो एक्चुअल प्रोडक्शन में कॉस्ट आएगी वो बहुत डिफरेंट, जब आप लार्ज स्केल करते जब इंडस्ट्रियलाइज करेंगे इस डिज़ाइन को तो वो काफ़ी ऑब्वियसली कम होगी। तो इसकी प्राइस इज़ वेरी हार्ड टू से यार कि 2 साल बाद आएगी। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ये कि ये कंपेरेबल गाड़ी है। अगर इंपोर्टेड गाड़ियों में आप देखें तो जो हमारी सेगमेंट है वो छोटी गाड़ी जो होती हैं वो उसमें नहीं है। ये जो नॉर्मली चाइना से आती हैं ये जी। ये थोड़ी सी होंडा ई और निसान लीफ इसके लेवल पे है। उसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स होते हैं, इसमें थोड़े कम फीचर होंगे लेकिन फिर भी सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स सारे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और उससे मैं कह सकता हूँ कि ये 30-40-50% कम होगी इस प्राइस। ऑल राइट, चलें हम अंदाज़ा फिर इसमें लगा सकते हैं। जी, अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि हमने अब देखा कि फ्यूचर यही है, कुछ कंपनीज ई बाइक्स भी लॉन्च कर रही हैं। जी, बिल्कुल। लोग अज़राए मजाक हमारे यहाँ ये कहते हैं कि यार पाकिस्तान में बिजली तो है नहीं तो उसको कहाँ हम ले जाके चार्ज करेंगे और कैसे चलेंगे, तो थोड़ा सा इस हवाले से भी मुझे बताइएगा। जी, ये एक्चुअली अभी क्योंकि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तो पाकिस्तान में है नहीं। जी हाँ, ठीक है ना, तो हमने इसीलिए इसको इनिशियल जो हमने प्लान किया है वो ये किया है कि भाई आप सिटी ड्राइविंग पे जाएं या नज़दीक के सिटीज़ के अंदर जाएं, तो क्योंकि इसकी रेंज जो है 210 किलोमीटर्स है विद AC ऑन, तो 210 किलोमीटर तक तो आप कहीं भी जा सकते हैं। और इसको चार्जिंग जो है बड़ी सिंपल है। आपने घर में गाड़ी आपने खड़ी की, गैराज में खड़ी की है, जहाँ भी 220 वोल्ट का जो रेगुलर आपका जिससे आपका फ्रिज TV सब चलता है उससे चार्ज होती है ये। 8 घंटे में रात को आए आपने चार्ज की, 210 किलोमीटर आपको मिल गए। और 210 किलोमीटर तो 2-3 दिन चलाई, ऑफिस में गए, ख़त्म हो रही है, ऑफिस में लगा दिया। बिल्कुल, तो बहुत सिंपल चार्ज। फास्ट चार्जिंग भी इसमें है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा तो फास्ट चार्जिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अभी इस चार्जिंग से काम चल जाएगा। इट्स ऑल अबाउट कि हम कैसे अडेप्ट कर रहे हैं आने वाले सिचुएशन को। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ बड़ी, क्योंकि आपका खुद भी अमेरिका से ताल्लुक है, आपने बताया कि बहुत सारे एक्सपेट्रियाट्स ने भी बड़ी वो की है। अच्छा, आपकी जो बाहर के एक्सपर्ट्स होते हैं, बाहर की जो कार एक्सपर्ट्स हैं या इस तरह के मोटर एक्सपर्ट्स हैं, उनसे आपकी बात हुई इस हवाले से, उन्होंने इसको देखा, उन्होंने क्या फीडबैक दिया इस पर, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट। जी, अभी तो अनवेल किया है ये। इसको ज़्यादा हमने इसकी डिस्कशन बहुत ज़्यादा नहीं की थी। तो अभी तो फीडबैक आना शुरू होगा, बाहर के एक्सपर्ट्स का भी आना शुरू हो रहा है, मैं आपको बताऊं। और अभी तक इसके स्टाइलिंग में और इसकी जो फीचर्स हैं जो हमने बताए हैं, कल अनवेल किए हैं, इट्स ऑल पॉजिटिव, नॉट अ सिंगल नेगेटिव अभी तक मुझे नहीं मिला इसका। तो लेकिन बाहर के एक्सपर्ट्स का भी पता चलेगा, लेकिन हम लोग खुद ही क्योंकि बाहर काम करते हैं जी, और हम जिसमें मैंने बताया 35+ एक्सपेट्रिएट्स हैं जिन्होंने इस पर काम किया है, तो वो सब बड़ी कार कंपनीज़ के लिए काम करते हैं वहाँ, और बहुत सीनियर पोस्ट पे काम करते हैं। तो दे हैव डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स दिस कार। एंड बाय द वे उन्होंने जो भी हैं उन्होंने अपना वॉलंटरी किया है ये काम, हम सब वॉलंटियर्स हैं जी। और उस दूसरी जिसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि जिस भी कंपनी में हम लोग काम करते हैं उस कंपनी का कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हम वायलेट नहीं करते। हम सिर्फ उतनी ही नॉलेज शेयर करते हैं जितनी पब्लिक डोमेन में होती है। और उस तरीके जैसे आप यूनिवर्सिटी में जाके कोई लेक्चर देते हैं, दूसरी चीज़ें देते हैं, पब्लिक उस तरीके से लोगों ने सपोर्ट किया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, मेकिंग अ कार इज़ एन अचीवमेंट, लेकिन अब उसके बाद उसकी मेंटेनेंस एंड उसके स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, ये बड़ा, तो इस पे आप लोगों ने क्या सोचा हुआ है? जी, क्योंकि हम ये लोकल कार है हमारी और हम इसके स्पेयर पार्ट ज़्यादातर लोकल ही बनवाएंगे। सही। तो अवेलेबिलिटी मेरा ख्याल कोई इशू नहीं होगा, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है आजकल तो सबसे बड़ा मसला होता है कि गाड़ी भी एक तो बाहर से आ रही है, स्पेयर पार्ट भी बाहर से आ रहा है। जी, सबसे बड़ा जो प्रेशर हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे पड़ा है वो यही पड़ा है कि स्पेयर पार्ट भी हम नहीं बनाते। जी, तो वो स्पेयर पार्ट ज़्यादातर तो यहाँ आपको मिल जाएंगे अवेलेबल। कुछ चीज़ें हम इनिशियली इम्पोर्ट करेंगे जिसमें इसकी जो सेल हैं, और मैं आपको बताऊँ आजकल तो आपको इम्पोर्ट इज़ नॉट नेसेसरली वेरी बैड। आपको इंटेलिजेंटली करना पड़ता है कि रॉ मटेरियल कर लें जिसकी प्रोसेसिंग आप अपनी यहाँ करें ला के, ताकि जॉब क्रिएशन तो आपके यहाँ हो ना। तो कुछ चीज़ें, लेकिन हमारा अल्टीमेटली बाय 2026 प्लान है कि 80% कंटेंट लोकल कर दें इसका। ठीक, इंशाल्लाह। ठीक है डॉक्टर साहब, आखिर में फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और इसको मज़ीद कितना सक्सेसफुल बनाना चाह रहे हैं, कितना सक्सेसफुल इस प्रोजेक्ट को देखना चाह रहे हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की सड़कों के हवाले से? जी, मैं इसमें थोड़ा सा आपको विज़न बता दूं। विज़न ये है कि हमारा फेज़ 1 जो है इसमें ये 5 सीटर हैचबैक जो हम लॉन्च कर होगी 2024 के अंदर,
इन पैरेलल हम काम शुरू कर देंगे इसी प्लेटफॉर्म पे छोटी SUV और सिडैन, वो भी इंशाल्लाह मार्केट के अंदर आएगी। और एक चीज़ मैं कॉमन पब्लिक के लिए बताना चाहूँगा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि देखिए, आप 35 किलोवाट आवर की मोटर है इसके अंदर, जो 35 यूनिट आप समझ लें, तो पूरी आप नहीं चार्ज करते, 80-90% चार्ज करते हैं, तो 30 यूनिट आप चार्ज किए रात को, तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है आजकल? 30 रुपये है जी। तो 900 रुपये में आपने इसको चार्ज किया और 210 किलोमीटर आपको मिले, ठीक है ना। तो ये 2-2.5 लाख रुपए सालाना आपकी जेब में वापस डालेगा पेट्रोल के मुकाबले में। तो अगर इनिशियल कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा भी है तो वो पे बैक आपकी कुछ अरसे के अंदर हो जाएगी। तो हम इसको पूरी जो है पूरी इसकी जो प्रोडक्ट लाइन है लेके आएंगे इंशाल्लाह। और मेरा तो ख्याल है बहुत सक्सेसफुल रहेगी ये गाड़ी इंशाल्लाह पाकिस्तान। हमारी दुआएं, नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, क्योंकि फ्यूचर अब यही है। इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। डॉक्टर खुर्शीद हमारे साथ मौजूद थे। और जिस महंगाई होती जा रही है और जिस तरीके से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट होते जा रहे हैं, उस हिसाब से हमें सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट करना अब पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। तरक्याती फंड्स करप्शन केस में रेफरी जज ने मुशीर जेल खानाजात एजाज जाकरानी की उबूरी ज़मानत मुस्तरद कर दी है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे इरफानुल हक से भी, लेकिन अभी आपको बताएं कि तरक्याती फंड्स करप्शन केस में रेफरी जज ने मुशीर जेल खानाजात एजाज जाकरानी की उबूरी ज़मानत मुस्तरद कर दी है। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में तरक्याती फंड्स जो कि 31 करोड़ के थे, उसमें मुबैना करप्शन का ये केस है। और रेफरी जज ने मुशीर जेल खानाजात एजाज जाकरानी की उबूरी ज़मानत मुस्तरद कर दी है। 2 रुकनी बेंच में इख्तलाफ के बाइस मामला रेफरी जज को भेजा गया था। एजाज जाकरानी ने खैरपुर और जैकबाबाद में मंसूबों में करप्शन की नैब का ऐसा कहना था। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको नया दिन में कहते हैं खुशामदीद। कराची शहर और यहाँ पे एक बड़ी मशहूर जगह है कटी पहाड़ी। कभी कटी पहाड़ी जो है वो दहशत की अलामत समझी जाती थी, यहाँ पे गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती थी। लेकिन अब हुआ यह है कि एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने यहाँ पे इसका नक्शा बदल डाला है। वो ऐसे कि इन्होंने वतन से मोहब्बत का वालाहाना इजहार किया है। शाहिद वट्टू हैं ये। इन्होंने कटी पहाड़ी पर सिर्फ 4 दिन में 40 फीट ऊंचा और 60 फीट चौड़ा पाकिस्तानी परचम भी बनाया और साथ ही कायद आज़म की खूबसूरत तस्वीर भी पहाड़ी पर नक्श कर दी। जो भी इसको देख रहा है वो दाद दिए बगैर नहीं रह रहा है। आप अभी भी यकीन नहीं आएगा कि वही कटी पहाड़ी है जहाँ बहुत सालों पहले लोग कढ़ाई खाने जाते थे। फिर यहाँ पे कुछ मसले मसाइल हुए, कुछ नहीं काफ़ी मसले मसाइल हुए, लेकिन अब दोबारा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इतनी खूबसूरत आप देख सकते हैं पोर्ट्रेट भी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बनाया है और ये पाकिस्तान का परचम भी बनाया है। तो हमने सोचा क्यों ना शाहिद को जो है हम अपने स्टूडियोज़ बुलाएं। शाहिद हमारे साथ मौजूद है। शाहिद अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? पहले तो शायद बड़ा ज़बरदस्त आपने काम किया। अच्छा, ये आप पेशे के तौर पे भी यही काम करते हैं या कुछ और काम करते हैं? जी, पेशे के तौर पे मैं आर्टिस्ट हूँ। आर्टिस्ट हैं। अच्छा, शायद इससे पहले क्या क्या कुछ आपने बनाया हुआ है, ज़रा ये बताइए। इससे पहले तो मैं कमर्शियल ही काम कर रहा हूँ, तो घरों का, ऑफिस वगैरह में, रेस्टोरेंट में, जिम वगैरह में काम कर रहा था। और इतने बड़े स्केल पे कोई काम पहले नहीं किया था। पहली मरतबा कोशिश की थी और पहली दफ़ा ही मेरा बड़ा ज़बरदस्त हो गया। शायद ये कटी पहाड़ी को ही क्यों आपने चुना, क्यों? असल में मेरी राइश भी वही है और मीडिया, आप देख रहे होंगे मीडिया के किसी भी चैनल पे देखेंगे तो कटी पहाड़ी के लिए सिर्फ बुरे अल्फाज ही मिलेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। ये हो गया, मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना था नहीं जितना हो गया, जितना नज़र आया दुनिया को। तो यहाँ पर ये काम मैंने इसलिए किया ताकि दुनिया को ये नज़र आए कि ये एक सिर्फ बुरा चेहरा नहीं है कटी पहाड़ी का, एक अच्छा चेहरा भी है और यहाँ अच्छे लोग भी बसते हैं, वतन से मोहब्बत करने वाले लोग भी रहते हैं। तो ये मेरी एक कोशिश थी तो जो दुनिया तक पहुँचाई। अच्छा, शायद आपको कितना वक्त लगा परचम बनाने में और जिन्ना का पोर्ट्रेट बनाने में? तकरीबन परचम में भी 3 से 4 दिन और पोर्ट्रेट में भी 3 से 4 दिन लगे। 1 हफ्ते के अंदर दोनों काम कंप्लीट हो गया। अच्छा, मटेरियल क्या क्या यूज़ किया आपने? कॉमन मटेरियल या फिर कुछ और भी चीज़? कॉमन मटेरियल है लेकिन इसकी मुख्तलिफ क्वालिटीज़ होती हैं। जो एक्सटीरियर के लिए जो यूज़ होता है, अच्छा, वेदर शीट कहलाता है। तो वेदर शीट यूज़ किया ताकि धूप बारिश से ख़राब ना हो। अच्छा, शायद मुझे ये बताएं कि जैसे आपने ख़ुद भी कहा कि कटी पहाड़ी जो था, जैसे मैंने भी कहा कि कभी वहाँ पे जो है ना
पूरा कराची जाता था, बड़ी मशहूर कढ़ाई थी वहाँ पे डिसिल्वा की। फिर उसके बाद वहाँ पे हालात थोड़े ख़राब हुए तो लोगों ने वहाँ से घर भी तब्दील कर लिए, इतना ज़्यादा था। लेकिन अब आपने दोबारा से एक चीज़ रिवाइव की, तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ऐसी और आप मज़ीद करना चाहते हैं इस यहीं पे काम? जी, मैं मज़ीद कटी पहाड़ी पे ही करना चाहता हूँ। जो मेन कटी पहाड़ी है वहाँ पर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर काम हो सकता है, तो इंशाल्लाह अगले साल मेरा इरादा है अगर मुझे प्रमोट किया जाए और इंशाल्लाह अगले साल मैं वहाँ पर ये काम करूँगा। अच्छा, क्योंकि हम ये देख रहे हैं, जैसे हम अभी मनाजिर में भी दिखा रहे हैं कि बिल्कुल पहले घर आते हैं और उसके बाद पीछे पहाड़ पे आपने काम किया है। बारिशों की वजह से थोड़ी सी हमें सब्ज़ भी नज़र आ रही, तो ये भी बड़ा अच्छा हुआ है। अच्छा, शायद अगर आप अगले साल बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, कुछ है जहन में? यकीनन मैं एक पोर्ट्रेट ही बनाऊँगा कायद साहब का, और मज़ार कायद है, इस पे भी वर्क होगा। पहली कोशिश की है, उसको अप्रिशिएट हुआ, तो आगे की फिर मज़ीद। ये बताइए कि लोगों का रिस्पांस कैसा रहा इसमें? बहुत अच्छा रिस्पांस है कि जैसे इंटर होते हैं इलाके में तो सब माशाल्लाह शाहिद भाई कर रहे होते हैं। अच्छा, ये कितनी हाइट पे था ये तो बताएं, इसकी ऊंचाई पहाड़ की एग्जैक्ट तो नहीं मालूम है, लेकिन तकरीबन 500 से 600 फीट की हाइट है इस पहाड़ की। और ये हम जैसे सड़क से जा रहे हैं, थाना आता है पहले, ठीक है ना, उसके बाद फिर ऊपर, तो ये कहाँ से विजिबल हो जाता है, कहाँ से नज़र आ जाता है ये हमें जो सड़क गुजर रही है शारे नूर जहाँ रोड कहलाता है थाने वाला, तो इस पूरे रोड से नज़र आता है। उससे पीछे आते हैं तो हम हैदरी करीमाबाद तक से दिखाई देता है, लियाकताबाद के ब्रिज से भी दिखाई देता है। बशर्ते कि आपकी आई साइड इतना काम करे। तो अच्छा, शायद में झंडे का तो आपने मुझे बताया, कायद आज़म का पोर्ट्रेट है, ये पोर्ट्रेट कितना बड़ा है लेंथ ब्रेथ में? हाइट है इसकी तकरीबन 55 फीट है और विड्थ इसकी 30 से 35 फीट है। अच्छा शाहिद भाई, जिस वक्त ये आप बना रहे थे, अभी तो कराची में बारिशों का मौसम भी चल रहा है, यकीनन बारिश भी होगी, तो क्या क्या आपको परेशानी मुश्किलात दरपेश आई? परेशानियाँ ये ज़्यादातर पेश आई कि दिन भर में धूप बहुत सख्त होती है, पहाड़ गर्म हो जाता है और नंगे पाँव खड़े होना है वहाँ पर, और वहाँ खड़े होना भी एक मुश्किल काम है। तो शाम का टाइम रखते थे और शाम में उमूमन बारिश हो जाती थी। 2 घंटे 3 घंटे हमें काम के मिलते थे, बारिश हुई जल्दी समेटा, जितना गीला होगा सूखने से पहले बारिश होगी तो वो तो ख़राब हो गया, फिर उसको दोबारा सही करना, तो ये मुश्किलात आई। सही है, बहुत शुक्रिया शाहिद भाई आप आए, और आपको ऑल द बेस्ट भी हम विश करते हैं। ख़ास तौर पे हम कोशिश करेंगे कि ज़रूर जो मुक़्तदर हल्के हैं, ख़ास तौर पे मिर्ज़ा वहाब साहब तक, उन तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि उन्होंने भी एक आइडिया शेयर किया था जी कटी पहाड़ी को टूरिस्ट स्पॉट भी बनाएंगे, तो उन तक भी हम ये पहुंचाएंगे और उम्मीद करते हैं कि शायद जैसे लोगों को इस सतह पर भी प्रमोट किया जाए। अभी एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होंगे। कुछ पहाड़ों की बात हो ही रही है, पहाड़ों पर नक्शी निगारी की, पहाड़ों को सर करने वालों की बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया था कि हम आपको लेके चलेंगे पहाड़ों की बुलंदियों पे। वैसे ये करना आसान काम नहीं है, लेकिन ये काम कर दिखा रहे हैं हमारे अपने, और अब तो मुतवातिर ही होता जा रहा है। और मज़ा तब आता है जब ख़ातीन भी जो है सर कर जाती हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है K2 सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून कोपैमा समीना बेग। इसके अलावा आपको बताएं कि वाजिदुल्लाह नगरी जो इससे पहले भी हमारे शो में आ चुके हैं, और उन्हें भी हमने बड़ा जो है वो बेस्ट ऑफ लक विश किया था जब वो K2 के लिए जा रहे थे, उन्होंने भी किया है। और समीना के साथ मिर्ज़ा अली बेग, उनके भाई भी मौजूद हैं, जो कि माशाल्लाह से ख़ुद भी बड़े ज़बरदस्त माउंटेनर हैं। तो आप सबको हम सलाम करते हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया आज नया दिन में आने के लिए। और जैसे कि रस्म है कि जी लेडीज़ फ़र्स्ट, तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा समीना से। समीना, बहुत बहुत मुबारक हो भाई। सबसे पहले तो आपको, यू आर द फर्स्ट लेडी जिन्होंने जो है वो K2 सर किया है, तो कैसा फ़ील कर रही हैं? हाउ वाज़ द फीलिंग वो टॉप पे जाके, ज़रा हमें बयान करें। जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम पूरे पाकिस्तान को और समा के तमाम नाजरीन को। यकीनन बहुत खुशी महसूस हो रही है मुझे, और बीइंग फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन होइस्टिंग माय कंट्रीज फ्लैग ऑन द टॉप ऑफ द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन K2, यू नो इट्स एन ऑनर फॉर मी। अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना, अपने मुल्क के ख़वातीन को रिप्रेजेंट करना, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी मुझे। और दूसरा ये कि 70
5th हम जो है 75वें हम इंडिपेंडेंस मना रहे हैं और इस साल 75 साल हो गए। तो ये पूरा जो ओकेजन था ऑब्वियसली बहुत बहुत इम्पोर्टेंट था हमारे लिए। और 75वें इंडिपेंडेंस डे पे पाकिस्तान का परचम लेके K2 के चोटी जो कि हमारे मुल्क में है एंड इट्स सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, तो बहुत प्राउड फील कर रही हूँ मैं। ज़बरदस्त। और मैं जनाब अली वाजिदुल्लाह भाई से भी बात करूँगा। वाजिद भाई, आप बताएं K2 को सर आपने किया और कैसा आपने महसूस किया? ख़ास तौर पे जब भी हम बात करेंगे K2 की तो एक हमारे जहन में जो नाम रह जाता है वो सर सतपारा का रह जाता है। तो उसके बाद से मुझे लग रहा है पाकिस्तानी माउंटेनर्स ने इस माउंटेन को सर करने का ना एक ठान ली है कि अब उसने एक हमारे माउंटेनर को नहीं करने दिया तो अब हमारे सारे माउंटेनर जो हैं अब वो K2 करेंगे। आपकी कैसी फीलिंग है K2 करने के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जैसे मैं आज़ादी आप सब लोगों को मेरी तरफ से मुबारक हो। तो मैं खाली मुबारकबादियों पे ही मेरा ख्याल से मेरा टाइम निकल जाएगा। सबसे पहले मैं समीना को, हमारी जो बहन है, हमारे गिलगित बल्तिस्तान की जो फ़ख्र है, इनको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा क्योंकि हम तकरीबन साथ ही थे समिट पे। मैं इनसे कोई आधा दो घंटे में पीछे था। तो एक बहुत ही अच्छा लग रहा था कि इस साल हमारे जो ख़वातीन हैं, हमारे बल्कि हमारे मुल्क के जो ख़वातीन हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को। और इंतहाई खुशी हुई कि समीना ने हमारे साथ उसी दिन क्लाइम किया। तो इसके अलावा एक और ख़ातून ने जिसका जिक्र करना भी लाज़मी समझता हूँ कि नाइला कियानी, उन्होंने भी बहुत हिम्मत की। इसी दिन उन्होंने भी सबमिट किया और रिसेंटली उसने दूसरा पीक भी कल सबमिट करके वापस पहुंच गई। उनको भी मैं मुबारकबादी देना चाहूँगा। यकीनन खुशी होती है। सतपारा के लोग भी इस दफ़ा 4 सतपारा के लोग थे। हमारे बाद एक ने क्लाइम किया, हमारे साथ 3 बंदों ने क्लाइम किया। तो इंतहाई खुशी होती है। बाकी इसके साथ मैं शायद आपका टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ कि एक बात कहना बहुत ही ज़रूरी मैं समझता हूँ कि क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम मैं K2 पे किया हूँ। मेरे से पहले हमारी सिस्टर जा चुकी है, उसने भी देखा होगा, वो भी बताएगी आपको कि हमारा जो K2 है बहुत गंदा हुआ है। मैंने फैसला किया कि हर फोरम पे मैं बात करने की कोशिश करूँगा। शायद मैं किसी को ब्लेम नहीं देता। मैंने कोशिश की अपना कचरा साथ लेके आने के लिए, तो लेकिन वहाँ की जो हालत है बहुत ख़राब है। दिल मतलब ख़राब हो जाता है। तो कोई मतलब सिस्टम होना चाहिए। अगर वाजिद क्लाइम कर रहा है तो वाजिद को बोल्ड किया जाएगा, अपना कचरा आप खुद साथ लेकर आ जाए। सर, ये बहुत अच्छी आपने बात की वाजिद भाई, और हम आगे चल के यकीनन अपने प्रोग्राम्स में ज़रूर करें क्योंकि हमने वो देखा है, एक पूरा ट्रैफिक जैम हो जाता है। एवरेस्ट की भी तस्वीरें देखी हमने और K2 की भी देखी है, तो ये आगे चल के ज़रूर हम अपने शो का हिस्सा बनाएंगे। अच्छा जी, अब वो कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, लेकिन यहाँ है एक कामयाब औरत और उनके पीछे उनके भाई हैं मिर्ज़ा अली बेग। मिर्ज़ा भाई, आपको भी बहुत मुबारक हो कि समीना ने ये K2 पीक किया है। आपकी कैसी फीलिंग है कि बहन ने इतना ज़बरदस्त शानदार काम किया? ख़ास तौर पे आपकी बहन पहली पाकिस्तानी खातून है जिन्होंने ये काम किया। सबसे पहले फैसल भाई आपको बहुत शुक्रिया और तमाम नाज़रीन समाकेत को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम और जश्न आज़ादी मुबारक हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन खुशी बेतहाशा है क्योंकि अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम नवाजिश है क्योंकि समीना इससे पहले माउंट एवरेस्ट सर करने वाली पहली खातून कोपेमा भी है, दुनिया के जो हाईएस्ट माउंटेन है। उसके बाद पाकिस्तान तो छोड़ पूरी दुनिया के जो हाईएस्ट माउंटेन्स है उस पे वो पहली खातून बन गई, पहली पाकिस्तानी बन गई 7 समिट्स जो 7 कॉन्टिनेंट्स में हैं। फिर अल्लाह ताला की और करम नवाजिश हुई कि K2 जैसे जो पाकिस्तान के हाईएस्ट है और दुनिया के 2nd हाईएस्ट है और दुनिया के सबसे ख़तरा मतलब मुश्किल तरीन पहाड़ है K2, उसको सर करने में कामयाब हुई। तो यकीनन एक भाई के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि उसकी बहन ने उससे पहले किया क्योंकि माउंट एवरेस्ट समीना के बाद मैंने की, 7 समिट्स मैंने समीना के बाद की। तो ये एक ऐसी खुशी है कि मैं बयान नहीं कर सकता क्योंकि नो डाउट हमारी ख़वातीन हर शोबे में अपना
बेहतरीन काम करते हैं, लेकिन माउंटेनियरिंग की शोबे में एक अनट्रेडिशनल फील्ड है। तो इसमें एक भाई से पहले एक बहन का समिट करना, उसकी कामयाबी होना, ये मेरे लिए और बहुत सारे भाइयों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मिसाल भी है और खुशी का मुकाम भी है। बिल्कुल, और जो कम्युनिटी हमारी बढ़ती जा रही है, समीना ये सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, जो हमारी कम्युनिटी बढ़ती जा रही है, इसमें शहरोज़ काशिफ का नाम, इसमें सरबाज खान का नाम, कुछ हमारी बहनें जिन्होंने पासूकोन्स को सर किया, ये जो हमारी एल्पाइन कम्युनिटी है ये इंक्रीज़ होती जा रही है। कितना अच्छा लगता है आपको कि हमारे नौजवानों में ये रुझान बढ़ता जा रहा है? यकीनन बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है, क्योंकि इससे पहले भी माशाल्लाह हमारे मुल्क में बहुत सारे माउंटेनियर्स थे, लेकिन वो अनसंग हमारे हीरोज़ हैं। डेफिनेटली उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी क्योंकि जिस तरह से हमारी जो यंग जनरेशन है, जिस तरह से वो इंटरेस्ट ले रही है माउंटेनियरिंग के अंदर, ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। और यकीनन जो हमारी बहनें हैं स्पेशली, वो आगे आ रही है इस स्पोर्ट्स में, क्योंकि इससे पहले तो ये एक मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट्स था टोटली, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इसमें हमारी बहनें आगे बढ़ रही हैं। और उसमें माशाल्लाह नाइला, उनको मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहूँगी, क्योंकि K2 के बाद उन्होंने गशाब्रुमन समिट की है। तो मुझे बहुत फ़ख्र महसूस होती है, क्योंकि कुछ साल पहले आई वॉज दी ओनली वन, बट अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी बहनों को इस फील्ड में आके आगे बढ़ते हुए देख के मुझे पर्सनली बहुत फ़ख्र महसूस होती है। और ख़ुशी की बात है कि हमारी यूथ जो है एडवेंचर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ले रही है। उसमें फिर काशिफ और सरबाज, अभी सुहेल, माशाल्लाह से ये नाम है, अब्दुल जोशी, और बहुत सारे नाम हैं, सबका मैं नाम नहीं ले पाऊंगी। और फिर हमारे भाई बैठे हुए साजिद, वाजिद सॉरी, तो और बहुत सारे नाम हैं जो कि माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं अपने लिए और हमारे मुल्क के लिए। और तो यकीनन बहुत खुशी महसूस हो रही है मुझे, और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी हमारे यूथ आगे बढ़ेंगे स्पोर्ट्स में और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। तो यकीनन जैसे कि आपने कहा कि आगे बढ़ेंगे, नाम रोशन करेंगे, लेकिन उसके लिए हमारे पास वाजिद भाई, आप ये बताइए कि क्या सिचुएशन कुछ बेहतर हुई है जब हम बात करते हैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की, जब हम बात करते हैं इस एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरबियत की, जब हम बात करते हैं स्पॉन्सर्स की? यकीनन आपके सामने जो मेरा भाई बैठे हुए मिर्ज़ा अली, मेरे से बेहतर ये आपको बता सकते हैं इन्होंने कितना मेहनत किया, और इन्होंने जो मेहनत किया उसका रिजल्ट इस साल इसने पूरा मुल्क को दिया। 7 बंदे मेरे बहन के अलावा इन्होंने जो इनके ट्रेंड शुदा थे वो मतलब इसी की आज K2 पे इन लोगों ने रिजल्ट भी दे दिया है। इसके अलावा मेरे जैसे जो लोग हैं, मैंने 35 साल की उम्र में मैंने ये कदम रखा, यहाँ पे मैं आया हूँ मतलब करने के लिए। जाहिर सी बात है इस उम्र में इंसान सीखता है, इनसे गलतियाँ भी हो जाती है। तो डेफिनेटली यही चीज़ हुआ इस साल। शिमशाल से हमारा एक दोस्त था, बल्कि हमारी बहन के कज़न भी लगता था, एक मामूली गलती की वजह से वो अल्लाह के प्यारे हो गए। उसके बाद शरीफ की मैं बात कर लूँगा, वो भी सेफ्टी से हम तो नहीं थे वहाँ पे, लेकिन सेफ्टी से निकल गए, वो भी इसके साथ हुआ। तो हमें शदीद ज़रूरत है ट्रेनिंग्स की, तो अब थक गए हैं। मतलब किसी को के गवर्नमेंट को हम ब्लेम देते हैं, किसी इदारों को हम ब्लेम देते हैं। तो मैं फिर से हमारे जो सीनियर्स हैं इनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम जैसे लोगों को मजीद सिखाए। बेशक मैंने K2 क्लाइंब किया, मैं अपना आप को वो एक प्रोफेशनल क्लाइंबर नहीं समझता हूँ। मुझे मजीद सीखना है, मजीद मुझे काम करना है। तो इनसे जो हमारे सीनियर्स हैं जो हमें सिखाते हैं, इनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यही हमारे लिए कर सकते हैं। अदरवाइज गवर्नमेंट को कह अब थक गए हैं। हमें ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट, हम पाकिस्तान का झंडा लेके जाते हैं इसलिए हमारे लिए वो हमें लिफ्ट नहीं कराते हैं, तो हम उनको क्या कहेंगे। फिर मैं इन्हीं को कहूँगा, अपने सीनियर्स को, यही हमें सिखा सकते हैं।
यही हम आगे ले जा सकते हैं। चलिए यही सवाल फिर मैं मिर्ज़ा भाई आपके पास लेके आता हूँ, क्योंकि आपकी बड़ी इस पे काम भी है। हम कहाँ मौजूद हैं इस वक्त जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं, क्योंकि सतपारा के इंतकाल के बाद आर्मी की तरफ से एक इंस्टीट्यूट बनाया गया उसको उनके नाम पे, लेकिन उसके बाद क्या मज़ीद इंस्टीट्यूट्स बनाए जा रहे हैं? आपकी स्टेक होल्डर्स से, हुकूमत से कोई बात होती है? आर दे इंटरेस्टेड इन डूइंग इट? फैसल भाई वाजिद माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं और इस तरह और भी बहुत सारे हमारे इंडिविजुअल्स जो है वो कोशिश कर रहे हैं। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली इस तरह कोई मैकेनिज़्म नहीं है। हालांकि हमारे पास माउंटेनियरिंग के दो आस्पेक्ट्स है, एक फ़िज़िकल एक्टिविटी और एक स्पोर्ट्स है, दूसरा यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। इसके ज़रिए बहुत सारे लोगों को रोज़गार के मौके मैसर हो सकते हैं। तो उसके लिए जो है बहुत प्रोफेशनल होना ज़रूरी है और उसके लिए हमारे पास जो है इस तरह कोई सिस्टम नहीं है पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली। मैं अपने आप को या सिस्टर को इसमें खुशकिस्मत समझते हैं कि अपने क्लाइंबिंग के अलावा हमारी छोटी काविश है पिछले 12 सालों में 2010 से हमने पाकिस्तान यूथ आउटरीच फाउंडेशन स्टार्ट किया, उसके ज़रिए हमने ट्रेनिंग देना शुरू किया। तो हमारी जो ट्रेनीज़ है उनमें से ख़वातीन भी है, उसमें मेल भी है। ख़वातीन में से 6000 की पिक्स किए, 7000 की पिक्स किए हैं और मेल्स में जो है हमारे अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम से जो निकले हैं, पिछले साल कोई 10 बंदों ने ब्रॉड पीक सर किया एक ही दिन में, रस्सियाँ लगा के सारा काम खुद करके समिट पे पहुँचे। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ही ट्रेनिंग से जो लोगों ने हमारे कैंप से जो ट्रेनिंग करके निकले उसमें से ऑल टुगेदर 8 बंदों ने इस साल समिट किया K2 को। तो इसमें रस्सी भी उन्होंने लगाया लोअर कैंप्स में। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो एक्सपीडिशंस होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक क्लाइंब के पर्पज से नहीं होता, एक पूरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है कि ग्लेशियर ट्रेनिंग, उसके बाद जो है ना पीक क्लाइंबिंग, वहाँ पे जाके काम करके अपने लिए रोज़गार के मौके निकाले, माउंटेन गाइड्स बने, हाई आल्टीट्यूड माउंटेन गाइड्स बने। तो हमारे मुल्क में तो मौके नहीं, लेकिन हमने पिछले 12 साल से किसी के सपोर्ट के बगैर हम ये काम करते आ रहे हैं। जो इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं वो मेरे ख्याल में ऑन ग्राउंड नहीं है, वो तो बताया गया बहुत सारे लोगों ने कि हम ये बनाएंगे वो बनाएंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया। ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है आज तक कोई सिस्टम। ठीक है, क्योंकि हमारा वक्त खत्म हो रहा है। आखिर में सिर्फ शॉर्टली मुझे ये पहले समीना आप बता दें, नेक्स्ट कौन सा एक्सपीडिशन पे जा रही हैं? फैसल अभी फ़िलहाल क्योंकि मेरा एक मानना है कि मैं एक गोल सेट करती हूँ, उस पर मैं काम करती हूँ, उसको अचीव करती हूँ, फिर नेक्स्ट गोल सेट करती हूँ अपना। तो अभी फ़िलहाल सोच रही हूँ मैं कि किस पीक पे जाऊँ। ओके ठीक है, आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह पता चलेगा। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। वाजिदुल्लाह नगरी, समीना बेग, मिर्ज़ा अली बेग हमारे साथ मौजूद थे और यकीनन ये वो सारे नाम हैं जो हमारा नाम इतना ऊंचा कर रहे हैं कि दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों को सर करके उस पर पाकिस्तान का परचम लहरा रहा है। आज के शो से इतना ही, दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।